चलना जरूरी है। दौड़ूंगा तो थकावट हो जाएगी, रुक जाऊंगा तो मैं समय के साथ तालमेल नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने जिंदगी का ये मंत्र बना लिया। दर्शकों को रूबरू कराएंगे आपकी जीवन यात्रा के बारे में। मेरा मूल जो गांव है वो कैथल जिले में काकोत गांव, एक ग्रामीण परिवेश में वो एक सामान्य परिवार है, से मैं आगे बढ़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर महेंद्र से, जो एक इतिहासकार हैं। सर, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, आज हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे आपकी जीवन यात्रा के बारे में। तो आप सर एक बार अपने पारिवारिक जीवन, परिवार का, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपका पारिवारिक वातावरण या गांव के उस टाइम का जो वातावरण, पालन पोषण, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात तो इस तरह की नहीं है। एक ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः जो एक सामान्य परिवार है, उससे मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरा मूल जो गांव है वो कैथल ज़िले में काकोत गांव है, और वहाँ पर जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फादर जो हैं मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट में 4th क्लास एम्प्लॉय थे, और परिवार तुलनात्मक, जैसे उस दौर में होते थे, तुलनात्मक बड़ा था। रिसोर्सेज सीमित थे और आपस का तालमेल परिवार के सदस्यों का वो ठीक था। और उस पृष्ठभूमि के तहत जो साधन संसाधन परिवार उपलब्ध करा सकता था, वो उन्होंने उपलब्ध कराए। मेरे पिताजी का नाम श्री सूरत सिंह था, माताजी का नाम श्रीमती फुल्ली देवी था। और मेरी शिक्षा का जो शुरुआती टाइम है 10 साल, वो मेरे गांव के सरकारी स्कूल में हुआ। और ये मेरी शिक्षा जो है 1985 तक मेरी मैट्रिक रही। +2 मैंने फिर DAV कॉलेज पूंडरी से की, और उसी कॉलेज से मैंने 1990 में ग्रेजुएशन की। 1992 में मेरी जो है MA हुई, और 93 में MPhil हुई, और फिर PhD मेरी जाकर 1997 में कंप्लीट हुई। तो ये मेरा एक एकेडमिक फील्ड है। और लाइफ का जो फॉर्मेशन टाइम है, निर्माण टाइम है, गांव का जो स्कूल था वो सामान्य स्तरीय था। वहाँ से तो एक किस्म से क्लास और डिग्री लेने वाली बातचीत ज़्यादा रही। DAV कॉलेज पूंडरी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी भूमिका अदा की। वहाँ मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले। प्रिंसिपल चौहान साहब जैसे व्यक्ति थे, हिस्ट्री के टीचर स्वामी जी थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर RS यादव थे। उन लोगों ने एक जो बच्चे को ठीक से निर्देशन करना चाहिए, वो निर्देशन किया, और उसके चलते हुए ज़िंदगी में आर्य समाज का असर भी रहा। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए फिर जब मैं मास्टर डिग्री की ओर बढ़ा, तो बस इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि जो लाइफ है वो चुनौतियों से ज़्यादा गुजरी। और क्योंकि रिसोर्सेस सीमित थे, जैसे मैंने कहा, अपनी पढ़ाई के लिए और ख़ासकर कॉलेज के स्टडी के लिए, यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए, मुझे खाली टाइम में जो मजदूरियां हैं वो करनी पड़ी। और एक लाइन में ही कह रहा हूँ कि ऐसी कोई मजदूरी नहीं है जो मैंने ना की हो अपने इस स्टडी पीरियड में। तो एक सामान्य परिवार जो कम साधनों के साथ ज़िंदगी जीता है, वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। तो आपने जो बताई सर, उस टाइम का जो बाल्यकाल का आपका संघर्ष, जो दौर वातावरण था, तो आपके जो प्रारंभिक अध्यापक थे जी, या जो फिर बाद में कॉलेज टाइम के थे, उनका आपके जीवन को बनाने में, जैसे आपने थोड़ा हल्का जिक्र भी किया, एक रोल रहता है, तो उनका क्या असर पड़ा, उनको कैसे देखते हो जी? देखिए, जब तक मैं
गांव के स्कूल में था तो एक सामान्य सा माहौल था, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं थी। वहाँ हमारे एसएस के टीचर मास्टर रामदिया जी थे, जो हमारे गांव के थे, मास्टर बलदेव राज जी थे, हिंदी में चुड़िया राम जी थे। उन लोगों ने थोड़ा सा हमें ठीक से गाइड किया, लीड करने का प्रयास किया, और भूमिका उतनी थी कि जो बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन ज़िंदगी में किस तरह की भूमिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो डीएवी कॉलेज पूंडरी रहा। उन लोगों ने ज़रूरत पड़ने पर किताबें, ठीक गाइडेंस, एनएसएस में नेतृत्व, खासकर मेरे समय में एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर आरजे स्वामी थे और गोपाल शर्मा जी जैसे लोग थे, और स्वामी जी हिस्ट्री के टीचर भी थे। तो और उस समय प्रोफेसर आरएस यादव पॉलिटिकल साइंस के थे, प्रोफेसर भान सिंह थे, के सिरोही थे। ये वो लोग थे जो हमें अपने बच्चों जैसा प्यार देते थे। और ख़ासकर आर के चौहान जो हमारे जो प्रिंसिपल थे, वो पर्सनैलिटी नायाब पर्सनैलिटी थे, और जो उनके संपर्क में आ गया या वो इतना कमाल का और उसकी भूमिका थी कि हम यूं कहिए कि एक समय के साथ साथ उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो व्यक्तित्व और कृतित्व जो मेरे शिक्षकों का रहा, खासकर पूंडरी वालों का, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। मास्टर डिग्री और एमफिल पीएचडी के दौरान प्रोफेसर ज्ञानेश्वर खुराना जो मेरे गाइड रहे एमफिल पीएचडी के, उनको मैं यूं कहिए कि धरती पर चलते फिरते देवता के रूप में देखता हूं। यानी वो इस स्तर के व्यक्ति थे, उनका गाइडेंस करने का तरीका इस तरह का था। प्रोफेसर केसी यादव थे जिन्होंने हरियाणा के इतिहास पे काम किया, और उस दौर में प्रोफेसर केएल टुटेजा, मैडम पठानिया, प्रोफेसर तंवर, ये वो लोग थे जिन्होंने मास्टर डिग्री में इतिहास के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके समझाए और इतिहास के साथ एक लगाव बनाया। और यूं कहिए कि टीचर का काम बच्चे को गाइड करना या माहौल देना होता है, वो उन लोगों ने दिया। और जिस दौर में मैं था वहाँ एक रेगुलर स्टूडेंट, तो वो एक बहुत अच्छा दौर था। वो अलग बात है कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं हॉस्टल की ज़िंदगी नहीं जी पाया क्योंकि साधन नहीं थे, और मुझे ड्यूरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ जो भी थी वो डेली पैसेंजरी में रही। यानी मैं गांव से कुरुक्षेत्र डेली अप डाउन किया करता था। तो ये एक उतार चढ़ाव का दौर था और फॉर्मेशन भी था, और यूं कहिए कि आप इसको संघर्ष कहिए या चुनौती कहिए, लेकिन उस दौर में महसूस भी नहीं होता था कि क्या है, लेकिन वो ठीक था और वहाँ से ज़िंदगी एक ट्रैक पे चली आगे। तो फिर सर आपने जब रिसर्च की तो उसके बाद थोड़ा उसके बारे में बताइए जी, जो आपका विषय था। सामान्यतः मैं इतिहास का जब काम करता हूँ तो आधुनिक इतिहास विभाग का मैं स्टूडेंट रहा, और वहाँ मेरी स्पेशलाइजेशन मेडिवेल रही। और प्रोफेसर खुराना जी के साथ बातचीत करते हुए तो ऐसे में मुझे जो है बातचीत रही या मेरा इंटरेस्ट रहा कि जब 1600 के आसपास के भारत की बात करते हैं, खासकर उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, तो वो मॉडर्न पीरियड वाले उसको टच नहीं करते हैं क्योंकि वो मेडिवल में चला जाता है, और मेडिवल वाले इसलिए उसको टच नहीं करते क्योंकि उसकी विषय वस्तु मॉडर्न है। तो मैंने सर से बातचीत की क्या इस तरह के टॉपिक पे, तो उन्होंने थोड़ा सा अच्छा लगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस दौर में ये कंपनी स्थापित हुई और वो पृष्ठभूमि बनी, उस समय यूरोपियन भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसलिए मेरा जो टॉपिक रहा वो कि यूरोपियों का भारत के बारे में दृष्टिकोण जो है, और वो अकबर और जहांगीर के पीरियड का स्पेसिफिक था, क्योंकि वो 1600 से 50 एक साल पहले और 25-30 साल बाद में। तो मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया और निश्चित तौर पे फाइंडिंग बहुत कमाल की रही कि 1600 के आसपास का भारत और 1600 के आसपास का यूरोप बहुत फ़र्क है।
हम काफ़ी हद तक समृद्ध थे। उस दौर में हमारी स्थिति तुलनात्मक विकसित थी और यूरोप जो है उस स्थिति में नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हल्का था। और खुद यूरोपियन ये बात क्लियर करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है, कि उस दौर का भारत और यूरोप, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जैसे आपने उस रिसर्च में पाया जी, तो उससे मतलब आपने सारांश में उसमें क्या देखा, जैसे आपको उदाहरण से चीज़ बता सको जी। जैसे यदि मैं उस रिसर्च की बात करता हूँ कि राजनीतिक तौर पे जो हमारी सत्ता थी, हमारी व्यवस्था थी, वो दुनिया के सर्वशक्तिशाली शासकों में मुगलों का नाम था। और मुगल जो हैं, उनकी इमेज, उनकी पहचान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ख्याति अपने आप में बहुत बड़ी थी। जैसे 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, तो महारानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी है, वो 31 दिसंबर 1600 को लेटर लिखती है उस समय के सम्राट को, अकबर को। और उसमें वो लिखती है कि हे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बादशाह, मैं अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड नामक टापू की मलिका आपसे आपको पत्र लिखने का दुस्साहस कर रही हूँ और एक अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे देश के व्यापारियों को व्यापार करने की इजाज़त दे दो। तो भाषा और उसका पता चल जाता है। आर्थिक दृष्टि से हम बहुत संपन्न थे, खासकर यहाँ के गरम मसाले, यहाँ की जो कपड़ा और यहाँ की ज्वेलरीज, इनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यहाँ से तैयार माल जाया करता था और यहाँ पर सोना, चांदी, धन संपदा बाहर से आया करती थी। धार्मिक दृष्टि से तुलनात्मक इस दौर में काफ़ी अच्छा सद्भाव था, तालमेल था और आपस में लोग मिलजुल के रहा करते थे। सामाजिक तौर पर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बदलाव बहुत आसानी से नहीं आया करता है। कृषि प्रधान, ग्रामीण प्रधान समाज था और वो लोग उस समाज को, क्योंकि यूरोप में कृषि व्यवस्था विकसित नहीं थी, तो यहाँ के फसलों को, यहाँ के पशुओं को, यहाँ के जनजीवन को वो बहुत अच्छा मानते हैं और वो अच्छा घोषित करते हैं। यानी 1600 में हम यूरोप से काफ़ी ज़्यादा संभली हुई स्थिति में थे। और यूरोप जो है, खासकर 1453 में जो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था, वहाँ पर गरम मसालों की और एशियन और भारतीय चीज़ों की डिमांड बढ़ गई थी। उसके कारण वो क्राइसिस के दौर में थे। तो वहाँ संघर्ष अलग तरह का था, हमारे यहाँ ज़िंदगी अलग तरह की थी। तो जैसा वो बताते हैं। आपने बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन कराया जी उस दौर का अपने रिसर्च में। तो सर फिर जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी जी, तो फिर उसके बाद आपने जब रिसर्च कंप्लीट कर ली, तो फिर उसके बाद आपने नौकरी के लिए या फिर अपना जीवन का जो आगे का रास्ता कैसे चुना जी? जैसे ही मेरी एमए कंप्लीट हुई और एमफिल में एडमिशन के बीच में मेरे पास 3-4 महीने का समय था, उस समय मुझे पूंडरी में पढ़ाने का मौका मिला। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था वहाँ मुझे पढ़ाने का मौका मिला। और जब मेरी एमफिल के एग्ज़ाम हो गए और डेजिटेशन का लिखने का टाइम था, तो उस दौरान फिर मैंने पूंडरी कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। तो यानी जिन टीचर्स के साथ मैं स्टूडेंट रहा था, उनके साथ मैं टीचर रहा, यानी उनके साथ सहयोगी रहा। तो वहाँ मुझे लाइफ का एक दूसरा फेज़ भी जीने का मौका मिला और उन लोगों ने उतना ही प्यार, उतना ही अपनापन, जो सीखने सिखाने की चीज़ें थी, वो वहाँ पर दी। तो ये यानी डीएवी कॉलेज पूंडरी का जो पहला और दूसरा पार्ट है वो वहाँ रहा। इसके बाद मुझे करनाल के टैगोर स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला, जुलाई 94 से लेके और दिसंबर 96 तक, मोटा सा मानिए। तो वहाँ मुझे पहली बार ये पता चला कि स्कूल क्या होता है, स्कूलिंग क्या होती है, स्कूलिंग सिस्टम क्या होता है। यानी गांव के, देहात के सरकारी स्कूल से निकल के जो कमियां रह गई थी स्कूलिंग की, तो वो मेरी ज़िंदगी में टीचिंग का दौर कम है, उसको मैं अपनी ज़िंदगी की दूसरी स्कूलिंग मानता हूँ। और उससे मुझे
स्कूल का पैटर्न, स्कूल का तौर तरीका वो रहा। उसी दौरान मेरी रिसर्च भी कंटिन्यू रही, क्योंकि साथ साथ उसका दौर चल रहा था। और विशेष बात ये थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और हिंदी मीडियम से मैंने ज़िंदगी जी थी, और वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था, तो मुझे वहाँ पर पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नए ढंग से तैयारी करनी पड़ती थी, मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो ऐसे में रुक मैं सकता नहीं था, क्योंकि रोज़ रोज़ की क्लास में। तो वहाँ से एक आदत बन गई, और आदत ये बनी कि चलना ज़रूरी है। दौड़ूंगा तो थकावट हो जाएगी, रुक जाऊंगा तो मैं समय के साथ तालमेल नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने ज़िंदगी का ये मंत्र बना लिया कि ठहरना नहीं है, दौड़ना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके चलते हुए रिसर्च मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। और जब मैंने जनवरी 97 में दयानंद कॉलेज हिसार में ज्वाइन किया, तो वहाँ पर मैं एक विचार के साथ आया था। स्कूलिंग मेरी अच्छी हो गई थी, दोनों मिला के। पुंडरी का अनुभव मेरे पास दोनों तरह का था। रिसर्च और डिग्री तकरीबन मेरे सारी उसमें थी। तो मुझे हिसार ने और दयानंद कॉलेज ने एक अच्छा माहौल दिया, और मैंने मन से यहाँ पर जो भी मैं काम कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। मैंने सोसाइटी के साथ अपनी कनेक्टिविटी बरकरार रखी, रिसर्च के कार्यों को जारी रखा, और वही चीज़ के दिन में यदि एक पेज भी लिखूँगा तो साल में 365 पेज हो जाएंगे। तो उसका लहजा ये रहा कि मैं ज़िंदगी के उस आरामप्रस्त लहजे पे नहीं गया कि मैं नौकरी लगने के बाद पढ़ना भूल जाऊं। वो एक ज़िंदगी का हिस्सा रहा इस कड़ी में। हाँ, बहुत बढ़िया आपने जीवन शैली लीजिए। और एक सर, जैसे फिर आपने बहुत से रिसर्च पेपर और किताबें भी लिखी, जैसे आपकी रुचि बन गई रिसर्च की, उनके बारे में बताएं सर, जो आपने लिखा। किताबों में या इसको मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। पहली बात तो जब हम बच्चों को पढ़ाते थे या इस तरह की बात थी, तो एक लगता था कि जो बच्चे हैं वो 3rd ग्रेड किताबें, गाइडें, एग्ज़ाम नोट्स वगैरह पढ़ते हैं। पहली ज़रूरत तो ये थी कि उनको अच्छी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराई जाए सिलेबस के अनुसार। तो वही पुंडरी वाले प्रोफेसर स्वामी जी और पानीपत से डॉक्टर रामेश्वर जी, उनके साथ मिलके हमने लिखना प्रारंभ किया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हम हिस्ट्री की सिलेबस की एक ठीक ठाक टेक्स्ट बुक लोगों तक दे पाए, और वो पूरे हरियाणा में हमारे साथियों ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार की। तो इसका एक पक्ष तो ये आया कि वो रिसर्च नहीं होती बेसिकली, लेकिन पुस्तकें स्तरीय पाठ्य पुस्तक के रूप में रहें। दूसरी बात कि रिसर्च के लिए साल में 1 या 2 पेपर मैंने ज़रूर निकालने शुरू किए। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज मेरे 70 से ज़्यादा रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल में छपे हैं। और इस कड़ी में यूँ कहिए कि मेरी 70 से ज़्यादा सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस जिसमें मैंने अपने पेपर रखे हैं, वो भी इस कड़ी में है। फिर जब इस शैली में, तो मैं 3 तरह से शोध के काम को या पढ़ाई के काम को लेता था। एक इमीडिएट, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। इमीडिएट में तो कि मेरी क्लास की ज़रूरत क्या है, सिलेबस की ज़रूरत क्या है, बच्चों की पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, मैं इमीडिएट में इसको मानता था। शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूँ कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस किस किस तरह के हैं, उसमें किस तरह की पार्टिसिपेशन है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हो, चाहे वो हरियाणा हिस्ट्री कांग्रेस हो, उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए काम करना। और लॉन्ग टर्म में ये कि मैं पुस्तक जो है वो किस तरह से लेकर आऊँ। तो ऐसे मैंने सबसे पहले पुस्तक पे, जो मेरी पीएचडी का थीसिस था,
उसको जैसे मेरा जो एग्जामिनर था उसने सजेशंस दिए थे, मेरे गाइड ने मुझे गाइड किया था, उस पे काम किया मैंने। और उसकी किताब आई पहली, भारत यूरोपीय यात्रियों की दृष्टि में। और ये वो पुस्तक बनी जिसने मुझे 2008 में डीएवी ने शहीद राजपाल लिटरेरी अवार्ड, जो प्रथम अवार्ड था, उससे पुरस्कृत किया। और उससे मुझे थोड़ा हिम्मत आई और नई तरह से चीज़ों को लिखने की प्रेरणा मिली। तो ये तो उधर था। 2007 में 1857 के 150वीं वर्षगांठ मनाई गई और उस दिन संसद का विशेष अधिवेशन भी हुआ और वक्ता रहे। तो वहाँ मुझे एक अजीब सी बात चुभी कि जो 1857 है उसकी बात हो रही थी और उसमें हरियाणा का जिक्र ही नहीं आया। अच्छा। तो मुझे लगा कि जब 1857 जैसी इतनी घटना जिसमें लगभग 2 लाख लोगों की बात कही जा रही है और शहादत थी, तो उसमें मेरा हरियाणा कहाँ था। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया और वो मुझे लगभग 3 साल मैंने उस पर काम किया। और फिर मेरी किताब आई हरियाणा में 1857 लोक चेतना दमन और जन विद्रोह, इस टाइटल से। और बिल्कुल नई तरह की फाइंडिंग आई कि 1,82,000 लोगों की पूरे देश में शहादत थी, 24,500 मेरे इलाके की थी। और जब मैंने पुलिस रिकॉर्ड, जेल रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ों को देखा, शहादत 6 लाख लोगों की है देश की और 80,000 के आसपास हरियाणा के लोगों की है। मैं हरियाणा के हर इलाके में हर उस पे गया और वो जो किताब थी वो मेरी बेस्ट सेलिंग किताब के तौर पर गई, तो वो उस दायरे पर चली गई। उसके बाद फिर मैंने हिसार ए फिरोजा के नाम से, क्योंकि मैं शहर में यहाँ रह रहा था, यहाँ साधन थे, संसाधन थे, फिर मैंने हिसार ए फिरोजा के नाम से एक किताब लिखी। एक डच राइटर है डिलाइट, जो इंडिया में आया नहीं लेकिन उसने इंडिया के बारे में लिखा, एक पुस्तक मैंने उस पे लिखी। स्वतंत्रता सेनानी भगत रामेश्वर दास, जो सर्वोदय कार्यकर्ता भी थे, भूदान के आंदोलन से जुड़े थे, फिर एक किताब मैंने उनके ऊपर लिखी कि उस बात को आगे बढ़ाया जाए। फिर इसी कड़ी में चलते चलते जो है ध्यान आया कि हरियाणा के ऊपर किताब हो, तो हरियाणा इतिहास और संस्कृति जो है, फिर मैंने उस किताब को आगे बढ़ाया। फिर एक डीएवी के चिंतक थे और हमारे दयानंद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य थे एनडी ग्रोवर, फिर मैंने उन पे काम किया। तो इस तरह से ये किताबें उस रूप में आई। और इस दौरान कॉलेज में मैंने संग्रहालय और अभिलेखागार बनाया था, तो फिर मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हुए उसके भी 2 वॉल्यूम निकाले, विरासत 1, विरासत 2। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी चलती गई और लगभग 40 से ज़्यादा सिलेबस की किताबें और 10 किताबें ये रिसर्च से रिलेटेड सामने आ गई और वो शोध पत्रों की बात हो गई। तो इस तरह से ये चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में रही। आपने बहुत मौलिक कार्य किया सर, बहुत उम्दा किताबें लिखी जैसा बताया। तो फिर सर जैसे आपने बताया, जैसे आपका टॉपिक भी रहा यात्रियों पर और बहुत अनथक मेहनत का काम किया रिसर्च में, तो आपने तकरीबन जो ऐतिहासिक जगह है वो भ्रमण भी करे होंगे जी, या उसके जब इस आप यात्रा में अंतर से गुजरे तो उस समय आपने क्या फीलिंग करा, या आप किन किन जगहों पर जा पाए, थोड़ा उसके बारे में भी। देखिए अलग अलग बात है। जिस समय मैं यूरोपीय यात्रियों पे काम कर रहा था, उस समय मेरे पास ना साधन थे ना संसाधन थे मैं किसी यूरोप की यात्रा करूं। उस समय तो मोटे तौर पे मुझे दिल्ली या फिर कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, मुंबई, वहाँ पर कालीकट, और विशेष तौर पर जो एम्बेसीज हैं उन्होंने सहयोग दिया मुझे। तो इस दौरान तो मेरा काम इस दौर का रहा कि मैं मान ले पुर्तगालियों पे बात कर रहा हूँ तो पुर्तगालियों की, डचों पे बात कर रहा हूँ, फ्रांस पे बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड पे, तो वो लोगों ने मुझे काफ़ी मदद की, मैटर प्रोवाइड कराया। कई बार भाषा को समझने में दिक्कत थी तो उस
दौर पे भी लोगों ने मदद की। तो उस पुस्तक का काम तो उस तरह का था। जो ग्राउंड पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ी वो 1857 वाली के लिए करनी पड़ी। उसमें जो है राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है दिल्ली में, उसको, फिर पंजाब का अभिलेखागार है पटियाला में, या फिर हरियाणा का अभिलेखागार है पंचकुला में। उस समय हरियाणा के अलग अलग 4 अभिलेखागार रीजनल भी होते थे, अंबाला, रोहतक, हिसार और गुड़गांव। उसमें साथ में लोगों की पर्सनल डायरी, पर्सनल रिकॉर्ड उसमें। और विशेष जो रहा कि मैंने 1857 में एक चैप्टर डाला है लोक चेतना में सन 57। और उसमें क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को लिखने पर रोक थी 1857 पे। पहले तो 1857 में हमारी साक्षरता कितनी रही होगी, और फिर लिखने पर रोक थी। तो फिर मैंने लोक चेतना को समझने का प्रयास किया कि किस तरह की जानकारी रही होगी। तो वो गीतों में, रागणियों में, चुटकुलों में किस तरह की आई वो चीज़। और एक व्यक्ति साहब राम जी राहड़, जो कि यहाँ पर अग्रोहा के पास लांदड़ी में रह रहा था 1857 के समय में, उसकी पोथियाँ भी मिली जो बाद में पब्लिश भी हुई। तो उससे भी मुझे हुआ। तो मेरा जो फील्ड रहा, वर्क रहा, वो 1857 के सिलसिले में ज़्यादा रहा, और उसने मुझे एक नई तरह की जानकारी भी दी। बाकी जो सारी की सारी हैं, फिर क्योंकि जब एक काम के लिए जाते हैं तो सिर्फ वही नहीं होता, दूसरी तीसरी चौथी चीज़ें भी इकट्ठी होती है। फिर धीरे धीरे संपर्क बन गए और फिर उस तरह से काम होता गया। तो ये मेरा रिसर्च का था कि यानी मैं सिर्फ बंद कमरे में बैठ के नहीं, बल्कि जो भी मेरे लिए फील्ड में काम था वो मैंने किया और आगे बढ़ाया। तो सर आपने इतनी मेहनत की, तो इसमें थोड़ा है कि और जैसे बतौर इतिहासकार है ना, वो मतलब वो अतीत को भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है, और उसके खुद के जीवन का उसका एक दृष्टिकोण निर्माण पर भी उसका असर पड़ता है जाने। तो एक इतिहास के अध्ययन ने, इतिहास विषय ने आपको क्या प्रभावित करा, आपको क्या लाभान्वित हुए इससे जी? क्योंकि इतिहास में पात्रों की कमी नहीं है, और जब पात्रों की कमी नहीं है तो हमें सीखने की भी कमी नहीं है। हमारे पास हर तरह की पर्सनैलिटी है। तो पहली बात तो हम उनसे किसी से भी सीखने की स्थिति में होते हैं। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारी अपनी भूमिका और सीमाएं रहती हैं। इतिहास में 3 चीज़ें होती हैं, एक तथ्य होता है, एक उसकी व्याख्या होती है, और व्याख्या करने का काम इतिहासकार का होता है। तो इन तीनों को मिला के इतिहास बनता है। E.H. कार कहता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में एक संवाद है। तो इस आधार पर जो इतिहास है उसको जानने और समझने की जो प्रक्रिया है वो रही, तो हानि का तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता, लाभ ही रहा है। तो ऐसे में जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्र की प्रक्रिया कैसे बनी, भारत का राष्ट्र के रूप में जो विकास है वो ना तो एक दिन का है, ना किसी एक व्यक्ति का है, वो सारा का सारा उसमें देखने का मिला। फिर इस देश का फ्रीडम मूवमेंट के पात्र, उनको जब देखते हैं तो उनका त्याग, बलिदान, संघर्ष किस तरह का रहा। आज हम खुश हैं कि लगभग 80 साल देश की आज़ादी को हो गए, 75 साल से ऊपर का समय जो है वो संविधान लागू किए भी, लेकिन ये किसी ने उपहार में नहीं दिया हमें, बल्कि ये है उन लोगों के त्याग बलिदान की एक कहानी है जिसको समझने की रिक्वायरमेंट उस कड़ी में है। तो इसलिए मैं इतिहास को एक आदर्श विषय मानता हूँ, और ये अतीत उसकी विषय वस्तु जरूर है, लेकिन जिया वर्तमान में जाता है, और वर्तमान में जीने का मकसद हमारा है कि हम इसको समझकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो ये पहलू है। तो ऐसे में इतिहास ने मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ सिखाई है, हर तरह की जानकारी, और हर तरह से किसी व्यक्ति को, समाज को समझने का दृष्टिकोण उपलब्ध कराया है। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो असर है, जैसे मैंने आपको कहा कि DU कॉलेज पुंडरी में रहते हुए मैं आर्य समाज के संपर्क में रहा। बाद में
मेरा जो संपर्क है वो तर्कशील आंदोलन के साथ भी रहा। तो वहाँ से साइंटिफिक स्टडी, किसी चीज़ को लॉजिकल समझने का जो दायरा है वो भी रहा। तो इस तरह से मैंने विषय को, विषय की पर्सनैलिटीज़ को, विषय के काम करने के तरीके को, इन सारे पहलुओं पर अलग अलग ढंग से समझने का प्रयास किया और प्रयास किया कि मैं ज़िंदगी का एक विद्यार्थी रहूं और इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जो है काम करता रहूं। क्योंकि जिस दिन मैं सीखना भूल जाऊंगा, जिस दिन मैं काम करना भूल जाऊंगा, या जिस दिन मैं सोच लूँगा कि बस हो गया, तो उस दिन समझिएगा कि मेरी एकेडमिक डेथ हो गई है। तो मैं कम से कम उस लाइन को इस अंदाज पे नहीं चाह रहा हूँ। बहुत उम्दा ख्याल बताए सर आपने। और जैसे सर एक और था, जैसे आम जनमानस की भी और लोगों की भी जो इतिहास सब्जेक्ट के प्रति एक समझ और दृष्टि है, जैसे आमतौर वो कैसे देखते हैं भाई इतिहास विषय है, अगर आप वैसे भी जो करियरिज्म के दौर में देखा इस सब्जेक्ट के प्रति की बजाय जो तुरंत हमें अर्निंग की तरफ ले जावे, एक तो उस तरीके की जो दृष्टियाँ, और एक फिर इतिहास की भी जो आपने व्याख्या करी, जो अतीत को समझना है और वो बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण करना जिस आधार पर, और वो सही चीज़ें नीचे तक आवाम तक एक उसका इतिहास जाना है, वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाया उस ढंग से। इसको किस नज़र से देखते हैं जी आप? देखिए, मेरी व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र की एक बहुत अजीब सी विडंबना है। मेरे यहाँ हर आदमी तो डॉक्टर है और हर आदमी इतिहासकार है। डॉक्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप किसी भी आदमी को आप कोई भी बीमारी बता दीजिएगा कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे उस व्यक्ति को ये बीमारी है, वो झट से आपको दवाई बता देगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसी तरह से इतिहास को लेके कि हर आदमी और कुछ करे ना करे, वो इतिहास पे टिप्पणी जरूर कर देता है। सच बात होती है कि जिसके सारे मालिक होते हैं वो वास्तव में बेवारसा होता है। तो उसी कड़ी में ये सब्जेक्ट हो गया उसका, और उसका रिजल्ट ये है कि हमने इतिहास को ये मान लिया कि रोजगार से और कितना जोड़ पा रहा है, ये तो हम उस पर काम किया नहीं। जड़ों को समझने के लिए और जड़ों के ऊपर कोई रिमार्क्स करने के लिए कोई एक लाइन भी चुभने वाली मिल जाए, वो तो दर्द कर देती है। लेकिन सामान्यतः जब हम उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, उस पर गलत लोगों का कब्जा होगा, वो व्याख्याएं अलग करेंगे, तो उससे क्या है, हमारी धारणा कहीं ना कहीं निरस्त होगी। तो ऐसे में इतिहास को पढ़ने, इतिहास को समझने के मामले में ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ए राजा मर गया, हमने दुखी कर गया, या उनको जिंदा करने का फ़ायदा क्या है। तो ऐसे में ये हमारा अपना विश्लेषण है, और दुनिया की हर चीज़ को आप पैसे के तराजू पे नहीं तोल सकते। और इतिहास जो है वो सोशल साइंस का विषय है, और सोशल साइंस का मतलब है समाज के इशू, समाज के मुद्दे हम समझना चाहते हैं। तो दुनिया के हर समस्या का जो समाधान है वो आप बाज़ार में नहीं ढूंढ सकते। तो सामाजिक समस्याएं, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक चिंतन, सामाजिक परस्पर सद्भाव या आपस की बैठकों से सुलझाए जा सकते हैं। और उसमें इतिहास हमें अनुभव देता है कि अतीत किस तरह से मैनेज हुआ है, वहाँ किस तरह के व्यक्ति ने किस तरह से परिपक्वता का लाभ उठाया है। तो ऐसे में हम उन अनुभवों के आधार पर वर्तमान को समझ सकते हैं, और वर्तमान के मुद्दे, वर्तमान की समस्याएं, वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, उनको नई तरह से संभाल सकते हैं, संभल सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया एक सीखने की प्रक्रिया की बात की, बड़े खूबसूरत ढंग से, तार्किक ढंग से बता। एक सर जो भारतीय संदर्भ में या जैसे हरियाणा में आप रहते हैं, यहाँ एक चीज़ नहीं देखते हो जी, या तो जैसे अतीत के प्रति अतिशोक्तिपूर्ण मतलब महानता, वीर ना, या मतलब इस ढंग का एक आग्रह मिलता है लोगों के दिमागों में, वे जैसे व्यक्ति व कोई हमारी महान परंपरा या महान व्यक्ति, हमारे महान कुल, एक तो ये, और दूसरी मतलब कई बार ऐसा भी नहीं देखता जी आपने कोई जैसे कुछ ताकतवर या अपने उसके उद्देश्य के लिए इतिहास गढ़ने का भी तो एक काम होता है जी। कई बार जैसे कोई नैरेटिव खड़े किए जाते हैं किसी के बारे में, या किसी को परिस्थितियों के अनुसार डाउन किया जाता है, किसी को अप किया जाता है,
और आप देखोगे पिछले दौर में ऐसा कुछ जैसे सिनेमा के जरिए या फिल्मों के जरिए भी कोई कोई ऐतिहासिक किरदार पर जब भी बनाई जाती हैं चीज़ें, तो उसमें कितना न्याय हो पाता है, या जो वस्तुनिष्ठता और सत्य, ये दो चीज़ें हैं, इनके लिए कितनी जगह बचती है। तो कई बार वो चीज़ें वो फिर जब एक प्रकार से भ्रम भी पैदा हो जाते हैं, या उसका क्या नुकसान, क्या चीज़ें पड़ती, इसको थोड़ा किस ढंग से देखोगे जी? क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी गरिमा को ध्यान में रखते हुए आया है। 3-4 पहलू हैं इस पे समझने पड़ेंगे। पहली बात तो मेरे जो समाज का निर्माण है वो श्रुति और स्मृतियों पर आधारित है। यानी हम लिखने में उसको रिकॉर्ड बनाकर चलने के बजाय श्रुति करते हैं, सुनते हैं, उसको स्मृति में धारण करते हैं और फिर वो आगे से आगे प्रचारित करते हैं। तो हम अपने इतिहास के एक लंबे समय तक श्रुति और स्मृति के सारे चलते रहे हैं। और श्रुति स्मृति में बातें भी होती हैं, कहानियाँ भी होती हैं, दंत कथा भी होते हैं, उसमें गीत भी होते हैं, उसमें भजन भी होते हैं, उसमें रागनी भी होते हैं। एक बात तो ये, और उसमें स्वाभाविक है कि हम महिमा मंडन को भी जगह देंगे, अपने लोगों को भी जगह देंगे। वो एक पहलू तो वो है। दूसरा पहलू ये है कि हर कोई व्यक्ति अपने को यदि वो श्रेष्ठ, बुद्धिमान और शक्तिशाली या गर्वपूर्ण बताना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ेगा। तो अतीत में वो कोई समाज ले सकता है, कोई व्यक्ति ले सकता है, कोई आदर्श पुरुष ले सकता है। तो हम उनको ढूंढ ढूंढ के लाके और फिर उनके साथ अपनी लेगेसी जोड़ के प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। वो चीज़ें उसके साथ साथ रहती हैं। तीसरी बात ये कि एक लंबे टाइम तक मैंने कहा कि लिखने की जो क्रिया नहीं, तो हमने उनको सुरक्षित रखने के लिए जो हीरोज हैं, नायक हैं, जरा उनको हम कहीं न कहीं समाज में जब जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें उनको उस रूप में प्रस्तुत करने की ज़रूरत रहती है जिनका समाज के विकास में सकारात्मक योगदान रहा है। और फिर इतिहास सामान्यतः सत्ता का टूल रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में देखिए, चाहे आप भारतीय संदर्भ में देखिए, तो उसमें सत्ता ए हो, बी हो, सी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने अपने ढंग से प्रयोग करते हैं। बस फ़र्क ये है कि कोई आटे में नमक या कोई नमक में आटा किस लेवल का है, वो थोड़ा सा रहता है। तो ऐसे में सत्यता और वस्तुनिष्ठता जो है वो निश्चित तौर पर कई बार इतना ज़्यादा वो प्रचार प्रसार का हिस्सा बन जाती है, उसमें मौलिकता के दबने की संभावना रहती है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है ये इतिहास के समक्ष या इतिहास के विद्यार्थियों के समक्ष के ठीक ठाक कैसे बचाया जाए। लेकिन स्वाभाविक है कि जिसकी जितनी ज़्यादा आलोचना होती है, जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा बहस होती है, उस चीज़ के बचने के, संभलने के उतने ही चांसेस ठीक रहते हैं। यदि कोई चीज़ बहस की विषय वस्तु ही नहीं है, किसी पर चर्चा कर ही नहीं रहे, या किसी पर विवाद की संभावना नहीं है, उसका मरना निश्चित होता है। तो ऐसे में हमले भी होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन उसमें से रास्ते भी निकलते रहेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौलिक शोध हो, जो एकेडमिशियन हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा ठीक और गहराई से समझें, तो हम समाज भी समझ पाएंगे और इतिहास को भी ठीक समझ पाएंगे, और ख़ासकर इसके माध्यम से समाज और नई पीढ़ी को जो अच्छा संदेश है हम दे पाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न और कई बार महत्वपूर्ण जगह लेता है सर, जैसे लोक इतिहास की बात होती है, जैसे हम गांव में पले बड़े, ये मेरा गांव कैसे बसा, यहाँ बसास्तें कैसे हुई, यहाँ के लोगों ने फसलें पैदा करी, और जो लोक एक व्यक्ति है जिसने अन्न पैदा कराया या किसी ने औजार बनाया, कारीगरों ने, वो लोग जो एक प्रकार से इतिहास में भी और हाशिए पर है समाज में, लोक का जो इतिहास है ना, वो लिखने की या उसको कैसे तैयार किया जाए सही ज़्यादा, इस पर कुछ काम हुआ हो, या इस काम को कैसे देखते हैं जी आप, आम जो नागरिक का इतिहास है? मैंने पहले कहा कि इतिहास को पढ़ने के, जानकारी के हम मोटे तौर पे 4 तरह के सोर्स रखते हैं।
एक तो पुरातात्विक सामग्री जो खुदाई में मिलती है, निकालते हैं, निकलती है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। एक साहित्य होता है, वो साहित्य धार्मिक भी हो सकता है, वो गैर धार्मिक भी हो सकता है, वो दरबारी भी हो सकता है। एक है कि किसी विदेशी यात्री ने लिखा हो, पुस्तक के तौर पे, डायरी के तौर पे, लेटर के तौर पे, वृत्तांत के तौर पे। तो कोई इलाका हो सकता है उस वहाँ पुरातात्विक भी ना मिला हो, वहाँ हो सकता है कि साहित्य भी ना पाया हो, या वहाँ पर कोई विदेशी यात्री भी ना आया हो। तो इसका मतलब क्या है कि उस इलाके का इतिहास नहीं है। इतिहास तो है। उस इतिहास को जानने के लिए हमें वहाँ की परंपरा, वहाँ की जीवन शैली, उनके त्यौहार, लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान और परंपराओं को समझना होगा। बस उसमें अतिशयोक्ति जो वाला पक्ष है उससे बचना होगा। और लोकधारा, लोक चेतना, ये बहुत बड़ा सोर्स है, लोक कथाएँ जिसको आप कह सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा खतरा यही रहता है कि वास्तविकता कितनी है और उसमें मिलाया कितना गया है। तो ऐसे में आज दुनिया में इसको इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पे देखा जा रहा है और ये उभर कर भी आ रहा है। बस अच्छी बात ये है कि इसका तुलनात्मक पक्ष ठीक कर लिया जाए। और ख़ासकर हमारे देश में अभी हम गाँव के ऊपर रिसर्च नहीं कर पाए, परंपराओं पे रिसर्च नहीं कर पाए, अपनी जीवन शैली पे रिसर्च नहीं कर पाए, इसलिए हाशिए पे कौन है, मतलब ये छांटना भी बहुत मुश्किल है। सच ये है कि मुख्य धारा में आ ही कितने पाए हैं। तो इसलिए सही मायने में तो हम अभी ठीक से इतिहास का 10% भी विश्लेषण नहीं कर पाए, 90% तो अभी गर्भ में है। तो नई रिसर्च, नए आइडियाज़ के साथ, नए बिंदुओं पर काम करते हुए हम ईमानदारी के साथ अपने अपने राष्ट्र, अपनी परंपराओं को समझने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। एक सर, जैसे अभी आपकी जिस तरह से इसमें रुचि है निरंतर, आपका भविष्य में क्या प्रोजेक्ट है जी? जैसे आपने एक चैनल भी शुरू किया आपने, उसके माध्यम से भी आप व्याख्यान प्रसारित करते हैं अपने अतीत के पन्ने से, या आपकी क्या मतलब उद्देश्य है, क्या भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इस जो आपका मुहिम है इसको आगे ले जाएं? देखिए, अतीत के पन्ने के पीछे जो मेरा आइडिया रहा चैनल के पीछे, पहली बात तो ये कि अब डे बाय डे जो लोग हैं, समाज हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी किताबों से रुचि कम होती जा रही है और मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ जुड़ रहे हैं कि हम अपने आप को अपडेट रखते हुए उनको जिस तरह का वो जानना चाहते हैं, जिस भाषा में, जिस लहजे में, जिस सिस्टम में वो जानना चाहते हैं, हम उसमें जाएं। एक बात तो ये कि यदि हम अपडेट नहीं हुए, हम समय के साथ नहीं गए, तो हमारी दिक्कतें वो होंगी। दूसरी बात ये कि जो सब्जेक्ट है, मैंने कहा कि अभी तो 90% के आसपास जो विषय हैं उनको हमने नहीं छेड़ा। हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि राजा रानी की कहानी और राजनीतिक घटनाक्रम यही इतिहास है, जबकि जिस व्यक्ति ने हल बनाया होगा, हल की फाल बनाई होगी, जिस व्यक्ति ने बैलगाड़ी बनाई होगी, जिस व्यक्ति ने कपड़ा बनाना शुरू किया होगा या उसको सीलना शुरू किया होगा, या जिस व्यक्ति ने मिट्टी के बर्तन पे काम किया होगा, तो उस व्यक्ति का इतिहास में योगदान रहा है। हम उसको उस तरह से नहीं ले, या फिर हर गांव क्यों बसा, क्यों उसका नाम रखा गया, गांव में क्या क्या ज़रूरी पहलू थे और क्या चीज़ है जो गांव की कॉन्टिन्यूटी और चेंजेस को लेकर आया, उन चीज़ों पर हम अलग अलग ढंग से रिसर्च करके, मौलिक काम करके सोसाइटी में जाएं और सोसाइटी को एक नई तरह से प्रस्तुत करें। तो ये उसका रहा। और बेसिकली एक मकसद तो ये भी है कि आर्थिक विकास, खासकर हरित क्रांति के बाद उत्तरी भारत का पर्टिकुलर, उसमें जितना तेज़ी से हुआ है उसका 10% भी सामाजिक विकास नहीं हुआ है। और आर्थिक विकास और सामाजिक चिंतन के बीच में यदि संतुलन ना हो तो वो एक खतरनाक पहलू होता है। तो क्या हम रिसर्च के माध्यम से इस गैप को भर पाएं? और जो ट्रांजिशन का फेज है, संक्रमण का फेज है, इसकी जो चुनौतियां हैं, इनको हम भर पाएं और उसके चलते हुए चाहे समाज हो, चाहे युवा पीढ़ी हो या हम प्रौढ़ हों,
हमें थोड़ा सा नई तरह से देखना की ज़रूरत हो। तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें, समाज की समस्याओं पे नए ढंग से विचार करें और ख़ासकर जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, इसको हम ठीक से नेतृत्व दे पाएँ, उनको अपना साथी और सहयोगी मानकर उनको अपने साथ चला पाएँ, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में इन्हीं के हाथ में देश जाना है। यही संस्थाओं के मालिक होंगे, यही बैंकों में होंगे, यही स्कूलों में होंगे, यही कॉलेजों में होंगे। इन्होंने ही रोज़गार देना है, इन्होंने एक कंपनी स्थापित करनी है। लेकिन ये कितने सक्षम होंगे, ये उस बात पर निर्भर करेगा कि हम इनको अपने साथ कितना ले जा पा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं सब्जेक्ट के माध्यम से, अतीत के पन्ने के माध्यम से अपने एक रिसर्च के दायरे को विकसित करते हुए इसको कितना समाज उपयोगी बना पाऊँ और इसी दृष्टिकोण से अपने आप को आगे बढ़ा पाऊँ। एक सर, जैसे आप पाठकों को, दर्शकों को, जो आपके या जो नए ऐसे विद्यार्थी हैं जो इतिहास के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या कोई सुनना भी चाहते हैं, जो भी उनको कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहूँगा कि इतिहास हमारी जड़ें हैं और उन जड़ों के आधार पर पेड़ विकसित होता है। इफ़ वी हैव नो रूट्स, वी हैव नो फ्रूट्स। रूट्स और फ्रूट्स के बीच में एक रिश्ता है। सब्जेक्ट को नकारने से काम नहीं चलेगा, समाज की समस्याओं के प्रति आंख बंद करके नज़रिया अपनाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन दीवार के साथ टक्कर मारने से भी काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक सोच अपनाएं, मौलिक सोच के साथ मौलिक बिंदुओं पे काम करके रिसर्च करें, अपनी जगह दूसरे को की जगह अपने को रखकर देखें और ज़िंदगी के सिद्धांत और जो जिन्होंने भी समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा की है उनको समाज के सामने रखने का प्रयास करें। तो यदि हम ऐसा कर पाएंगे, समाज का भी लाभ होगा और जो पीढ़ी है हमारी या हमारी जो समस्याएं हैं उनका भी हम समाधान कर पाएंगे। संदेश यही है कि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की बजाय हम मुखौटों को उतार के या मुखौटों के बीच में जो ज़िंदगी जी रहे हैं उससे हटकर धरातल पर ज़िंदगी जिए तो रिजल्ट मिल जाएंगे। आपने बहुत बेहतरीन संदेश दिया सर। आपने हमें समय दिया, इसका हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो चैनल को फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और सर का जो चैनल है अतीत के पन्ने उसको भी सब्सक्राइब करें और उस पर भी सर से जुड़ें। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।